नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार के बैरागी मैदान में शनिवार को आयोजित होने जा रहे सरकार के बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शुक्रवार को सीएम धामी खुद अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे और 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के 4 साल की उपलब्धि बताने वाली प्रदर्शनी और साथ ही संशोधित आपराधिक कानूनों से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। प्रदर्शनी के जनसभा के लिए बैरागी मैदान में कई बड़े पंडाल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने का अनुमान है। सीएम धामी ने भी कहा है कि कल से शुरू होने वाली प्रदर्शनी 1 सप्ताह तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी मिल सकेगी। माननीय अमित शाह जी के कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में, आम नागरिकों में काफी भीड़ है और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिन के टिहरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार टिहरी को बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। उसी के अंतर्गत इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। टिहरी झील महोत्सव प्रमुख सांस्कृतिक और साहसिक खेलों का आयोजन है। ये महोत्सव टिहरी झील की प्राकृतिक सुंदरता के साथ में स्थानीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और साथ ही रोमांच को जोड़ता है। टिहरी महोत्सव 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें साहसिक गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और साथ ही रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग शामिल है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। साथ ही आध्यात्मिक आयोजनों में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर दर्शन और साथ ही गंगा आरती, योग सत्र और ऐतिहासिक वेधशाला भ्रमण शामिल रहेंगे। तालियां हो जाए। पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री पुष्कर। सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहे और यहां पर सीएम धामी ने लोक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने जेट स्की की सवारी भी की और टिहरी झील को सरकार वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है और इसी को लेकर सीएम धामी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए नजर आए। सीएम धामी ने टिहरी झील में जेट स्की का मजा लिया। देहरादून की मीनल नेगी ने यूपीएससी 2025 में 66वीं रैंक हासिल की है। मूल रूप से टिहरी के चंबा की रहने वाली मीनल के पिता उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, वहीं उनकी मां गृहिणी है। मीनल ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई
चंबा से ही पूरी की थी। वह बताती हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग के जरिए दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा में 66वीं रैंक हासिल की है। बचपन से ही उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने का था। अपनी सफलता का श्रेय वे अपने परिवार को देती हैं। मैम ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 66 हासिल हुई है, तो बहुत खुशी है इस बात की। उम्मीद थी 66 आई रैंक? उम्मीद तो मैम उम्मीद थी, इसीलिए शायद तैयारी शुरू की थी जब शुरू की थी, लेकिन रिजल्ट से जस्ट पहले बस यही लग रहा था कि इस बार बस कोई भी रैंक आ जाए, फाइनेंशियली मैं सिक्योर हो जाऊँ, उसके बाद आईएएस बनने का सोचेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के आशुतोष नौटियाल और ऋषभ नौटियाल को भी सफलता मिली है। विकासनगर में रहने वाले आशुतोष ने यूपीएससी में 398वीं रैंक हासिल की है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं उत्तरकाशी के सुनाली गांव के रहने वाले ऋषभ नौटियाल को ऑल इंडिया 552वीं रैंक मिली है, जिसके बाद में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग में 5 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के तहत अब आयोग का कार्यकाल 5 साल से घटकर 3 साल कर दिया गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 3 नए निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। नैनीताल और देहरादून में ये निजी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। जुआ घर चलाने के ब्रिटिश कानून को रद्द कर दिया गया है, उसकी जगह पर केंद्र ने नए कानून के विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच में उधम सिंह नगर जिले का युवक अर्पित सैनी वहां पर फंस गया है। परिजनों ने सरकार से अर्पित को सुरक्षित भारत वापस लाने की मांग की है। काशीपुर निवासी अर्पित करीब 8 महीने पहले मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए विदेश गया था। कंपनी के काम से उसका ईरान आना जाना रहता था और इसी दौरान वह वहीं फंस गया था। शुक्रवार को अर्पित ने फोन पर अपने पिता विनोद कुमार सैनी और मां नीलम सैनी से बात करके खुद को सुरक्षित बताया, लेकिन वहां के हालात तनावपूर्ण होने की बात कही जा रही है। जिस तरह से वहाँ का माहौल है, सब चीज हो रखी है, वो उससे थोड़ा डर रखा है। उसको थोड़ा ना नींद आ रही है, वो बोल रहा था कि मैं नींद नहीं आ रही, पर मम्मी पापा को तसल्ली देने के लिए बोला तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। क्या स्थिति बता रहे थे वहाँ? क्या स्थिति तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वहाँ के हालात के बारे में क्या बताया आपने? वहाँ के हालात में कह रहा पापा यहाँ पे समुद्र में मिसाइल गिर रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में कई भारतीय मध्य पूर्व में फंसे हुए हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग डीएम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि वहां पर फंसे लोगों के परिवार बात कर सकें और उन्हें मदद मिल सके। रुद्रप्रयाग प्रशासन से अपील है कि जिनके भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर के साथ अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें जो भी उत्तराखंड के या निवासी हैं, जो रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी हैं, वो यदि कहीं विदेश में और इन देशों में हैं तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग, उनके परिजन अगर यहाँ पर हैं, उनको कोई सूचना देनी है तो उसके लिए भी जिला प्रशासन के आपदा कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष के द्वारा नंबर जारी किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में लोग अभी से गैस और पेट्रोल को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि युद्ध और आगे बढ़ने की स्थिति में इसी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने उत्तराखंड के लोगों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। लोगों की चिंता घरेलू एलपीजी और पीएजी गैस के साथ ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर है। इसलिए लोग घर का खाली सिलेंडर तुरंत भरवा रहे हैं। यही नहीं,
गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की टंकी को फुल करा रहे हैं ताकि संकट का मुकाबला किया जा सके। अभी जो स्थिति, युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, अगर ये ज़्यादा दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है इसमें पेट्रोलियम गैस की दामों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। हालांकि इन कंपनियों के जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि अभी चिंता और डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी सप्लाई चेन प्रभावित नहीं हुई है। अभी यहाँ बीपीसीएल का तो काठगोदाम में डिपो है, ठीक। तो पेपर डिपो से मदद करने जाती है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो सितारगंज में है। अच्छा, कहना है क्या ऐसी सिचुएशन है असल में? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गोदाम फुल है, प्रॉपर गैस मिल रही है। ग्राहकों से अनुरोध है कि कोई पैनिक ना हो, उन्हें गैस की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कोई अभी ऊपर से ऐसा कुछ भी नहीं है कि गैस नहीं मिलेगी। गैस का पूरा स्टॉक हमारा भरा पड़ा है। दरअसल सरकार अपने इस्तेमाल के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 10 दिन तक का रिजर्व स्टॉक रखती है। वहीं जनता के लिए 70 दिनों का स्टॉक होता है। पूरे विश्व में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ईरान, ओमान, लेबनान, इराक, कुवैत और कतर वो इलाके हैं जहां से भारत समेत पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। युद्ध के कारण ये सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास महज 50 से 60 दिन का पेट्रोल स्टॉक बचा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आज सुबह 7 बजे से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन सरकार की जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन tourismcare.uk.gov.in या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एप्लीकेशन के जरिए करा सकते हैं। और चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस बार यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है और 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, तो 22 अप्रैल को केदारनाथ और 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर वर्ष जो तीर्थयात्रियों की संख्या है वो लगातार यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में उसकी बढ़ोतरी हो रही है और सरकार भी उसके लिए जिस तरह से व्यवस्थाओं को कर रही है, जिस प्रकार से जो है कि आंकड़े आ रहे हैं और जैसा कि अनुमान है इस वर्ष भी लगभग 15, 20, 25 लाख तीर्थयात्री जो है इस बार अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, क्योंकि गत वर्ष भी जो यात्रा थी तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा में ज्यादा थी। इस साल सर्दियों में बर्फबारी काफी कम हुई है। ऐसे में आदि कैलाश यात्रा को समय से पहले शुरू करने का प्लान बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो तय है कि बॉर्डर में पर्यटन कारोबारियों को खासा फायदा होगा। यही नहीं, इस बार यात्रियों की राह भी काफी आसान होने जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लिपुलेख को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद आदि कैलाश यात्रा लगातार परवान चढ़ रही है। आलम यह है कि यहां आने वाले सैलानियों की संख्या बीते साल 38,000 के पार पहुंच गई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। असल में इस बार बर्फबारी कम होने के कारण आदि कैलाश यात्रा को समय से पहले शुरू किया जा रहा है। पिथौरागढ़ प्रशासन अप्रैल लास्ट से इनर लाइन पास खोलने की प्लानिंग कर रहा है। किया इंटरनल मीटिंग भी उसके संबंध में हुई है, क्योंकि एसडीएम धारचूला के स्तर से ही उसमें इनर लाइन परमिट जो है वो इशू किए जाते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग है कि अप्रैल के लास्ट वीक में और अर्ली मई में फर्स्ट वीक में इस यात्रा को भी यहाँ से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो उसी के संबंध में अभी कार्रवाई गतिमान है। कुमाऊं मंडल विकास निगम पहले ही 7 मई से यात्रा शुरू करने का ऐलान कर चुका है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए ज्योलिंगकांग में गजीबो भी बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, यात्रा शुरू होने तक बलुआ कोट से तवा घाट तक की रोड भी डबल लेन में तब्दील हो जानी है। ऐसे में तय है कि जहां यात्रा आराम से होगी वहीं यात्रियों का समय भी बचेगा। आदि कैलाश यात्रा से
चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गांवों की रौनक लौटी है। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों के लिए यात्रा किसी वरदान से कम नहीं है। इस बीते कुछ सालों में यहाँ पर्यटन काफ़ी बढ़ा है। आदि कैलाश पिछले साल 36,000 लोग पहुँचे थे, तो वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी यहाँ से हुई थी, 250 लोगों ने यहाँ से की थी। तो ये जो इलाका है पर्यटन के नक्शे में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये वहाँ पे पर्यटकों को एक दिक्कत यही आती थी कि यहाँ पे सड़क अभी पतली है। बर्फबारी कम होने से भले ही पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन आदि कैलाश यात्रा के लिहाज से ये फायदे का सौदा हो रहा है। ऐसे में अगर समय से पहले यात्रा होती है तो तय है कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही सैलानियों की तादाद में भी खासा इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक बार फिर से सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ में पूरे बजट सेशन को 5 दिन का रखा गया है, जो बेहद ही कम समय है। इतने कम समय में कई अहम विषय चर्चा में नहीं आ पाते हैं जिन पर विपक्ष चर्चा चाहता है। उन्होंने दावा किया है कि अभी तक सत्र महज 32 दिन ही चला है। हाँ, कर दो कह रहे हैं। माननीय बजट प्रस्तुत होना है, बहुत सीमित सा कर दिया है। 5 दिन का सत्र, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, उस पर भी चर्चा, और वित्त बजट भी प्रस्तुत होना है। उस दिन भी सामान्यतः 4 दिन की चर्चा आवश्यक है। विभागवार बजट का प्रस्तुतिकरण, उसमें चर्चा, और समय अवधि मात्र 5 दिन। ये दुर्भाग्य है। 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले ही विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सत्र से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में सरकार की कोई सकारात्मक तस्वीर नहीं है, इसलिए सवालों से बचने के लिए पहले ही जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य पर 44,000 करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। रेवेन्यू लोन के रिपेमेंट में जा रहा है। अब हमारे पास अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो 75,000 करोड़ बचते हैं। 25,000 करोड़ रुपए तो घर बैठे ब्याज और किस्तों की अदायगी में चले गए। ये एक बार नहीं गए। अब आप समझिए, जो मैंने आपको पीछे आंकड़े दिए हैं, वो आंकड़े हमें और डरा रहे हैं और उत्तराखंड प्रदेश को और तरस की दलदल की और केंद्र सरकार का बड़ा इंजन राज्य सरकार को धकेलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में संगठन के स्तर पर कांग्रेस एक बार फिर से सुस्ती में नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी नई टीम का ऐलान नहीं हो पाया है। बीजेपी से कांग्रेस अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 11 नवंबर 2025 को गणेश गोदियाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तब से 4 महीने बाद भी गोदियाल के सिपहसालारों का ऐलान नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेताओं के बीच खींचतान इसकी बड़ी वजह बन रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में पिछले 6 साल में गणेश गोदियाल तीसरे अध्यक्ष बने हैं, लेकिन वह भी अभी तक अपनी टीम गठित नहीं कर पाए। बीजेपी इस पर खूब चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। बहुत लंबे समय तक बिना सेना के सेनापति रहे हैं उनके यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2020 के बाद तो कार्यकारिणी नहीं बनी है।
कांग्रेस के ठीक विपरीत 1 जुलाई 2025 को महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने दोबारा संगठन की कमान सौंपी और 1.5 महीने के भीतर प्रदेश कार्यकारिणी भी गठित कर दी गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जल्द कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। दिक्कत बिल्कुल नहीं है और 2020 की जो कार्यकारिणी है वो भंग तो नहीं हुई थी, वो कार्यकारिणी जो है वो रेगुलर चल रही है और गणेश गोदियाल जी के आने के बाद अब जो कार्यकारिणी का गठन होना है वो प्रोसेस में है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और खींचतान तो जग जाहिर है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब तक संगठनात्मक ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक कांग्रेस के लिए बीजेपी जैसे संगठित प्रतिद्वंदी के खिलाफ मैदान में उतरना आसान नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की शक्तिगढ़ नगर पंचायत की ईओ प्रियंका रेकवाल दिशा की बैठक में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद में नाराज सांसद अजय भट्ट ने कहा कि एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिशा की बैठक को अधिकारी हल्के में ना ले, जो अधिकारी बैठक को हल्के में लेंगे तो जो हल्के से लेते हैं उड़ जाते हैं। डीएम साहब से कहा है कि वो अलग से बैठक लेंगे, उनकी परीक्षा करेंगे। कुछ लोगों को नोटिसेस भी हुए हैं आज कि वो उपस्थित भी नहीं हुए थे। कुछ लोग जो बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी भेज दिए थे कि दिशा की बैठक को जो साधारण से लेंगे, हालांकि बहुत गंभीरता से लेते हैं यहाँ की जहाँ मैं बैठता हूँ, कहीं की भी दिशा बैठक को जो हल्के से लेते होंगे तो उन अधिकारियों को समझना चाहिए कि उनको भी बहुत हल्के से लिया जाएगा और जब हल्के से लेते हैं तो उड़ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में सड़क हादसे में शख्स की मौत हो गई है। लोडर के पलटने से उसमें रखे पत्थरों से शख्स दब गया था। पिथौरागढ़ के गुरना में एक बेकाबू कैंटर खाई में गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दिनेशपुर के कलीनगर गांव में एक 17 साल के लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रेमिका के बातचीत बंद करने की वजह से आत्महत्या की। चक्राता में टोंस रेंज के देवती गांव के पास के जंगल में आग लगी है। आग से सेब के बगीचे भी जल गए। रुद्रप्रयाग के कुली गांव में हिरण का अवैध रूप से शिकार किया गया है। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से मीट की दुकानें चल रही हैं, जिसे अब शहर से बाहर करने की नगर निगम दावा कर रहा है। ऋषिकेश के कोयल घाटी इलाके में एम्स रोड पर रात को हाथी घूमता हुआ दिखाई दिया। हाथी दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। अल्मोड़ा पुलिस ने 2 तस्करों से 16 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जो मैदान से लाकर पहाड़ में बेचने के लिए ले जा रहे थे। चमोली के दशोली ब्लॉक के लासी गांव और जोशीमठ के रेगड़ी गांव के लोगों ने शराबबंदी को लेकर पहल की है और शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में 3 दिनों से चल रहे अनशन को ग्रामीणों ने खत्म कर दिया। विधायक आशा नौटियाल ने मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।